नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 3 ज्योग्राफी मेजर पेपर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 3 में है, एसकेएमयू सेमेस्टर 3 में है, आप लोगों को ज्योग्राफी मेजर पेपर 4 में ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ना है। ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो इसी से आपका प्रश्न रहेगा, ह्यूमन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी से। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में भिड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग कोर्स कंटेंट में मात्र आपको 5 यूनिट पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है? मेजर पेपर 4 में 5 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट इंट्रोडक्शन, डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब मानव भूगोल की परिभाषा देना है और इसको परिभाषित करना है। ठीक है, आगे देखिए, सेकेंड यूनिट जो है इसमें स्पेस और सोसाइटी पढ़ना है, यानी स्थान और समाज पढ़ना है। थर्ड यूनिट ह्यूमन एडेप्टेशन टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है जो मानव होता है, जो आदमी होता है, वह अनुकूल पर्यावरण में कैसे रहता है या अनुकूल पर्यावरण अपने लिए कैसे बनाता है। नेक्स्ट है फोर यूनिट में आपको पढ़ना है सेटलमेंट्स, टाइप्स एंड पैटर्न्स, मतलब जो बस्तियां होता है इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, उन्हीं सबको पढ़ना है। और 5 यूनिट आपका यहाँ पर दिया हुआ है प्राइमेट सिटी क्या होता है, रैंक साइज रूल और सेंट्रल प्लेस थ्योरी बाय क्रिस्टेलर, तो यही सब आपको पढ़ना है। बाकी आप लोग अपने से भी एक बार सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, 5 यूनिट पढ़ना आपको। अब हम लोग चलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक अंक वाले प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, जिससे जो भी प्रश्न यहाँ पर रहेगा आपका लगभग मैच करेगा। ठीक है, सारा आपका सिलेबस से दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक अंक वाले प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है, व्हाट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल वह शाखा है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। मतलब मानव भूगोल क्या है? एक मानव है, एक भूगोल है, तो एक मानव का अध्ययन होगा, दूसरा भूगोल का अध्ययन होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो मनुष्य है किस प्रकार से काम करता है, क्या खाता है, कैसे रहता है समाज में, और आसपास का जो भी पर्यावरण होता है, वन हो गया, जंगल हो गया, उसका उसके साथ क्या संबंध है, उन्हीं दोनों के बीच में जो संबंध आता है उसी का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। ठीक है, मतलब मानव भूगोल मानव और भूगोल के पारस्परिक संबंधों के बीच का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब इसको समझ गए होंगे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है। तो यदि आप लोग 12th में ज्योग्राफी रखे होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा जो मानव भूगोल का जनक है फ्रेडी रेटजेल है। कौन है? फ्रेडी रेटजेल, इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट डज पॉपुलेशन ज्योग्राफी स्टडी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में मतलब जो जनसंख्या भूगोल होता है इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ। देखिए, सबसे पहले जो जनसंख्या भूगोल होता है इसमें मनुष्य के जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि, संरचना, यही सभी का अध्ययन होता है। मतलब मनुष्य किस प्रकार कौन कौन से क्षेत्रों में बटा हुआ है, कहाँ कितनी जनसंख्या पाई जाती है, कितने घना रहता है, ठीक है, वृद्धि किस प्रकार से हो रहा है, उसकी संरचना क्या है, लिंगानुपात, ठीक है, इन्हीं सभी का अध्ययन किया जाता है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में यही होता है कि जो मनुष्य का जनसंख्या हो गया, वृद्धि हो गया, घनत्व हो गया, संरचना हो गया, लिंगानुपात हो गया, यही सभी का अध्ययन होता है। देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का क्या अर्थ होता है, अर्बनाइजेशन का क्या अर्थ होता है, उसको बताना है। तो देखिए, जो भी ग्रामीण क्षेत्र होता है जब वह धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में बदल जाता है तो इसी को क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं। धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, पहले मिट्टी का मकान होता है, उसके बाद धीरे धीरे अपने लोग सीमेंट का जो भी मकान होता है, ठीक है, ढलाई मकान बनाने लगते हैं, और वह क्या हो जाता है, धीरे धीरे कस्बे में बदल जाता है और धीरे धीरे उसका शहरीकरण हो जाता है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों में बदलना ही क्या कहलाता है? शहरीकरण कहलाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द सेंट्रल प्लेस थ्योरी, केंद्रीय स्थान सिद्धांत, सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दिया। तो किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्टर क्रिस्टॉलर 1933 में। केंद्रीय स्थान सिद्धांत किसने दिया है? तो क्रिस्टॉलर ने दिया है 1933 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक साइज रूल, रैंक साइज नियम क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह शहरों की जनसंख्या के क्रम और अनुपात को दर्शाने वाला नियम है। जो रैंक साइज नियम होता है यह क्या करता है, शहरों की जनसंख्या के क्रम और अनुपात को दर्शाने वाला नियम होता है। ठीक है, मतलब शहर में कितना जनसंख्या पाया जाता है उसको कौन सा शहर कहेंगे। ठीक है, जैसे मिलियन होता है ना, मिलियनर नगर, 10 लाख वाला नगर, तो जनसंख्या के आधार पर जो शहर का निर्धारण करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रैंक साइज नियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हु आर एक्सकिमो,
एस्किमो कौन होता है? तो आप लोगों को पता होगा जो एस्किमो जनजाति होता है वो बर्फ़ में रहता है, ठीक है? बर्फ़ में घर बनाकर रहता है, जिसको उनके घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एस्किमो जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। तो यहाँ देखिए एस्किमो लोग आर्कटिक क्षेत्रों में रहने वाले ठंडे जलवायु अनुकूलित मानव समूह है। मतलब ये ठंडे जलवायु क्षेत्र में रहता है, खास करके अंटार्कटिक क्षेत्र जो हो गया और आर्कटिक क्षेत्र हो गया, ठीक है? वहीं पर रहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रूरल सेटलमेंट? ग्रामीण बसावट की से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण बसावट क्या होता है? रूरल सेटलमेंट क्या होता है? तो इसको देखिए आप। ग्रामीण बसावट वह है जहाँ मुख्य रूप से कृषि और प्राथमिक कार्य होते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण बसावट क्या होता है? जहाँ पर मुख्य रूप से कृषि काम होता है और वन से लोग अपना उपज प्राप्त करते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। पशुपालन होता है, इसको क्या कहते हैं? ग्रामीण बसावट कहते हैं। मुख्य रूप से कृषि होगा, पशुपालन होगा या जो भी प्राथमिक क्षेत्र में कार्य होते हैं वे सभी किए जाते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग। 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर कल्चर रीजन्स? सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है? यहाँ देखिए इसको, ऐसे क्षेत्र जहाँ समान भाषा, धर्म, परंपरा और संस्कृति होती है उन्हें सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र कहाँ कहा जाएगा? एक क्षेत्र मान लेते हैं, वहाँ पर सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, अलग अलग संस्कृति क्षेत्र के मतलब जो भी रहते हैं अलग अलग धर्म के लोग, प्रत्येक धर्म के लोगों का अपना अपना अलग संस्कृति होता है। तो जहाँ पर मिल करके रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज माइग्रेशन? प्रवासन क्या है? तो प्रवासन मतलब प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, वही सब है। स्थानांतरण भी कर सकते हैं तो, या देशांतरण भी कर सकते हैं। तो जब आदमी या जो भी आदमी का समूह होता है, मनुष्य या मनुष्य का जो समूह होता है, जब अपने निवास स्थान को छोड़ कर के किसी दूसरे स्थान को चल जाता है, ठीक है, मजबूरी में या जो भी कारण होता है, अपना जहाँ उसका जन्म हुआ कुछ दिन रहा, फिर मजबूरीवश दूसरे स्थान उनको जाना पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्ल्ड अर्बनाइजेशन? विश्व शहरीकरण का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विश्व स्तर पर शहरी जनसंख्या के बढ़ते अनुपात को विश्व शहरीकरण कहा जाता है। मतलब विश्व स्तर पर जनसंख्या धीरे धीरे बदलती जाएगी, ठीक है, शहरों में, मतलब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाएगी विश्व स्तर में, और इसी को क्या कहेंगे? विश्व शहरी जनसंख्या कहा जाता है। मतलब मान लेते हैं एक देश है, ठीक है, 2 देश है, तो उनका जो भी शहर होता है धीरे धीरे इतनी जनसंख्या बढ़ते जाएगा कि दोनों देश लगभग मिल जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? विश्व स्तर पर शहरी जनसंख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन इन रूरल सेटलमेंट्स? ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आप लोगों को पता होगा, ग्रामीण जो क्षेत्र में होते हैं आदमी लोग, ठीक है, जो भी वहाँ पर लोग होते हैं मुख्य रूप से कृषि काम करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र वाला जो हो गया, वनों से अपना उपज प्राप्त करते हैं, पशुपालन करते हैं, ठीक है, या फिर मजदूरी वाला जो काम होता है वही सब वे करते हैं। तो ग्रामीण बस्ती में मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और प्राथमिक क्रियाएं से संबंधित कार्य होते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हु आर बुशमैन? बुशमैन कौन है? यहाँ पर एक और जनजाति आ गया है, बुशमैन। तो बुशमैन दक्षिण अफ्रीका के शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाला शिकारी समुदाय है। आप लोग कोई वीडियो देखते होंगे जो भी रहता है वहाँ पर, जो मतलब विदेश में घूमने के लिए नहीं जाता है ब्लॉगर सब, तो आप लोग पता होगा बुशमैन क्या हो गया? दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला, रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाला एक शिकारी समुदाय होता है, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में रहता है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमेट सिटी? प्राइमेट सिटी क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा प्रमुख शहर जो अन्य सभी शहरों से बड़ा और अधिक प्रभावशाली हो, उसको क्या कहते हैं? प्राइमेट सिटी कहते हैं। ऐसा शहर जो अन्य शहरों से बड़ा और अधिक प्रभावशाली हो, उसको क्या कहते हैं? प्राइमेट सिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन एडेप्टेशन? मानव अनुकूलन क्या है? तो एकदम सिंपल है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने वातावरण के अनुसार अपने जीवन को ढालता है। जैसे मान लेते हैं 4 वो आदमी को शहर से पकड़ करके जंगल में हम लोग छोड़ देते हैं मजबूरीवश, ठीक है, तो वहाँ पर जो आदमी रहेगा ना, उसको किसी कारणवश मतलब जो भी रहेगा वातावरण अपना बना लेगा कि हमको इस प्रकार से रहना है जंगल में, अपना भोजन करेंगे, ऐसे खेती करेंगे। तो जो भी मानव होता है अपने आसपास किस प्रकार से अनुकूलन वातावरण बना लेता है रहने के लिए, इसको क्या कहते हैं? मानव अनुकूलन कहा जाता है, ठीक है। मतलब जहाँ भी मनुष्य रहेगा अपने लिए कुछ न कुछ अनुकूलन व्यवस्था करेगा ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। तो यह 1 नंबर वाला प्रश्न था और आशा है कि एकदम आप लोगों को समझ में आ गया होगा और एग्जाम में भी इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, और इन सभी को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, एकदम क्वेश्चन एग्जाम में 100% भिड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। मानव भूगोल की परिभाषा एवं महत्व बताइए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम बता रहे हैं, ठीक है। मानव भूगोल के क्या देना है, परिभाषा देना है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, यही सबको आपको लिखना है। एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मानव भूगोल किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे इसके महत्व को। देखिए मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य और उसके भौतिक पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। यह समझने का प्रयास करती है कि मनुष्य किस प्रकार अपने पर्यावरण के अनुसार जीवन शैली विकसित करता है और उसे प्रभावित करता है। बढ़िया से समझिए, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसका जो भी आसपास का भौतिक वातावरण हो गया, उसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो आदमी होता है, आसपास के क्षेत्र जो भी होता है, जैसे जंगल हो गया, ठीक है, ग्रामीण इलाकों वाला, बगल में कोई वातावरण हो गया, नदी तालाब हो गया, झील झरने हो गए, पहाड़ हो गए हैं, तो उसका उसके साथ क्या संबंध है, किस प्रकार से अनुकूलन करके वह रह रहा है, इन्हीं सब का अध्ययन किया जाता है। जैसे बहुत सारा जंगल है, तो मनुष्य कहीं जंगलों को काट करके तो नहीं रह रहा है, मतलब यह क्या करेगा, जंगलों को यदि वो काट कर रहा है तो मानव भूगोल क्या करता है, इस प्रकार से संतुलित अध्ययन करता है। मतलब जंगल को काटो लेकिन अपने आवश्यकता अनुसार काटो, ना कि पूरा विनाश कर दो। तो मानव भूगोल क्या करता है, मनुष्य और भूगोल के जो भी भौतिक पर्यावरण होता है उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। अब इसके हम लोग महत्व को समझते हैं। देखिए यहाँ पर इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह जनसंख्या वितरण, शहरीकरण, प्रवासन, सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक विकास जैसे मुद्दों को समझने में मदद करता है। इसका महत्व क्यों है, तो जनसंख्या वितरण किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब जनसंख्या वितरण को भी इसमें रखा जाता है ताकि लोग समझे कि जनसंख्या यदि बढ़ेगा तो संसाधन घटेगा, और संसाधन घटेगा तो गरीबी, बेरोजगारी ये सभी बढ़ेंगे, ठीक है। और सांस्कृतिक परिवर्तन, प्रवासन, इन सभी को मतलब इसमें रखा जाता है ताकि मनुष्य समझे और अपना जो भी जीवन यापन होता है उसको अच्छी तरह से कर सके। साथ ही साथ जो भी पर्यावरण असंतुलन होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया पेड़ को काटने वाला, पेड़ को काटो लेकिन आवश्यकता अनुसार काटो, ना कि पूरा एकदम सफा करते जाओ, ठीक है। तो यही सब का अध्ययन किया जाता है और एकदम व्यवस्थित रूप से मानव को रहने का तरीका बताता है। कौन, मानव भूगोल। यही सब इसका मतलब अध्ययन का महत्व है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को भी इसमें रखा जाता है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, सतर्क किया जाता है। तो मानव भूगोल को आप लोग समझ गए होंगे। मानव भूगोल क्या है, मनुष्य और भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो उसके आसपास के भौतिक वातावरण होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, इन सभी का सम्मिलित किया जाता है ताकि मनुष्य अच्छा से अपना जीवन यापन चला सके, ठीक है, और दूसरे को भी नुकसान ना हो। देखिए अगला सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। जनसंख्या वितरण और उसे प्रभावित करने वाले कारक बताएं। तो एकदम आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, इसको नहीं भी बताएंगे ना तो आप लोग समझ जाएंगे। जैसे जनसंख्या वितरण क्या है, सबसे पहले उसको आप लोग समझिए। कोई भी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या कितने भूभाग में रह रही है, कैसे रह रही है, यही जनसंख्या वितरण कहलाता है। विश्व की लगभग क्या है 75% जो जनसंख्या होता है कुछ ही क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि 25% जो क्षेत्र होते हैं, जनसंख्या जो होता है 75% जनसंख्या कुछ ही क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि जो और 25% हो गया यहाँ वहाँ और रहता है, ठीक है। जैसे नदी वाला इलाका जो हो गया, नदी बह रहा है कोई क्षेत्र में तो यहाँ पर बहुत सारा जनसंख्या मिलेगा। और जहाँ मैदानी भाग हो गया तो मैदानी भाग, नदी वाला इलाका, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सुविधा है। तो क्या क्या प्रभावित करने वाले कारक रहते हैं जनसंख्या वितरण को, देखिए यहाँ पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। पहला है भौतिक कारक, जैसे स्थलाकृति, जैसे मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक रहेगा, नदी वाले भाग में जनसंख्या अधिक रहेगा। यदि कोई हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है, ठीक है। साथ ही साथ अनुकूल जलवायु रहेगा तो अधिक जनसंख्या रहेगा, प्रतिकूल जलवायु रहेगा तो कम जनसंख्या रहेगा, ठीक है। जल की उपलब्धता रहना चाहिए। तो जहाँ पर सारी सुविधा देखने को मिलता है वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहेगा, और सुविधा अधिक नहीं रहेगा तो जनसंख्या कम रहेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए आर्थिक कारक, जैसे जहाँ उद्योग धंधा होता है, व्यापार होता है, रोजगार होता है, वहाँ पर एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, ठीक है। शहरी क्षेत्र को उदाहरण ले सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं होता है, ज़्यादा उद्योग नहीं होता है तो जनसंख्या कम रहता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में व्यापार, उद्योग, रोजगार ये सभी क्या होते हैं, बहुत मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला है सामाजिक और राजनीतिक कारक, जैसे शांति, शिक्षा और प्रशासन। मतलब जो सामाजिक और राजनीतिक कारक है ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। क्या होता है, कभी कभी दो क्षेत्रों में जो दो समाज होता है उनका सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज बहुत कठोर होता है, तो मजबूरीवश उनको प्रवासन करना पड़ता है। तो जहाँ सांस्कृतिक रीति रिवाज अच्छा होगा, जहाँ सभी धर्मों के लोग अच्छी तरह से रह सकेंगे, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। जबकि जहाँ पर लड़ाई झगड़ा होती रहता है वहाँ पर जनसंख्या रहेगा नहीं रहेगा।
और राजनीतिक कारक भी इसी में आता है। जैसे युद्ध होने लगा तो युद्ध वाले इलाका में जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहता है, और शांति वाले इलाकों में जनसंख्या अधिक पाया जाता है। ठीक। और राजनीतिक कारक में एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे रूस होता है। रूस अपने क्षेत्रों में जनसंख्या को बढ़ा रहा है, जबकि वहीं चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं रख सकता है, ऐसा कानून बना दिया है। ठीक। आगे यहाँ पर एक और उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण के लिए गंगा मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या अत्यधिक घनी है, जबकि हिमालय व रेगिस्तानी में विरल। मैंने बताया कि जहाँ पर नदी होगा, जहाँ पर उद्योग धंधे होंगे, ठीक है, और जहाँ पर मनुष्य के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होगा, वहाँ पर जनसंख्या अधिक रहेगा। जबकि जो रेगिस्तानी वाला इलाका हो गया, हिमालय वाला इलाका हो गया, यहाँ पर क्या खाने पीने के लिए तरस जाता आदमी रहेगा, तो बहुत ही कम जनसंख्या वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो कितने भूभाग पर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, इसको जनसंख्या वितरण कहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज रूरल सेटलमेंट, एग्जाम्पल इट टाइप्स। ग्रामीण बसावट क्या है, इसके प्रकार बताएं। क्वेश्चन जितना भी मैं बता रहा हूँ सभी को नोट कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए, ग्रामीण बसावट क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार, इसको हम लोग समझते हैं। ग्रामीण बसावट कहने का मतलब क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है जहाँ मुख्य रूप से क्या होता है, कृषि होता है और उससे संबंधित गतिविधियाँ होता है, जैसे पशुपालन हो गया। ठीक है, वन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, जैसे लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन चलाता है, पशुपालन करता है, तो वहाँ उन्हीं क्षेत्र को क्या कहते हैं, ग्रामीण बसावट कहते हैं। यह शहरी बस्तियों की तुलना में छोटी और सीमित सुविधा वाली होती है। शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी सुविधा लगभग पाई जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उतना सुविधा नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो ग्रामीण इलाकों में रहता है सबसे अच्छा हम मानते हैं, ग्रामीण इलाकों वाले में आज के समय में सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि भले ही रोजगार ना मिले, लेकिन जितना अच्छा से गाँव वाला रहता है ना, शहर वाला नहीं रह सकता है, बहुत ही मुश्किल है आज के समय में। ठीक है, आगे देखिए, तो जो ग्रामीण वाला जो इलाका होता है, ठीक है, ग्रामीण बसावट होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको देख लीजिए। पहला है सघन, ठीक है, कॉम्पैक्ट, घर एक दूसरे से पास होते हैं। जो सघन ग्रामीण बसावट होता है, इसमें क्या होता है, घर एक दूसरे से सटा होता है। नेक्स्ट है रेखीय, नदी या सड़क के किनारे क्या होते हैं, घर जो होते हैं पंक्तिबद्ध होते हैं। आजकल गांव के जो सड़क होते हैं उसमें भी पंक्तिबद्ध तरीके से घर बने होते हैं। बसावट का बिखरी ग्रामीण बसावट क्षेत्र, यह क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है यह घर, जो दूर दूर बसे होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं घर बने होते हैं, कहीं कहीं नहीं बने होते हैं। जैसे घर यहाँ पर बन गया, एक घर यहाँ पर बन गया, इस टाइप के होते हैं। अगला है वृत्ताकार, वृत्ताकार ग्रामीण बसावट। इसमें क्या होता है, कोई तालाब होता है जिसके चारों ओर घर बने होते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक, तो यह क्या थे, ग्रामीण बस्तियों का स्वरूप, स्थलाकृति, जल स्रोत, भूमि उपयोग पर निर्भर करता है। मुख्यतः 4 प्रकार होता है, सघन, रेखीय, बिखरी और वृत्ताकार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अर्बन सेटलमेंट, शहरी बसावट क्या होती है। तो शहरी बसावट वही है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, उद्योग होंगे, व्यापार होंगे, परिवहन होंगे, शिक्षा होंगे, ये सभी कार्य होते हैं, वहाँ पर शहरी जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ पर शहरी बसावट उसको कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर उद्योग पाया जाता है, जहाँ पर व्यापार अच्छी तरह से कर सकते हैं, परिवहन की सुविधा होती है, शिक्षा हो गया, ये सभी कार्य होते हैं। ठीक है, वह शहरी बसावट होता है। आगे देखिए, शहरी बस्तियाँ आधुनिक जीवन शैली, उच्च शिक्षा, अस्पतालों और बाज़ारों से मुक्त होती है। मतलब जो शहरी बस्तियाँ होती है, क्या होती है, उच्च शिक्षा, अस्पतालों, जीवन शैली और बाज़ार, ये सभी से युक्त होती है, मुक्त नहीं। युक्त होती मतलब वहाँ पर ये सभी रहते हैं सुविधाएँ। ठीक है, आगे देखिए, शहरीकरण का विकास औद्योगिकरण और प्रवासन के कारण हुआ है। मतलब जो भी शहरी क्षेत्र का विकास होता है प्रवास के कारण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उतना रोजगार की सुविधा नहीं होता है, घर चलाने के लिए, काम करने के लिए शहर जाना पड़ता है, तो प्रवासन हो गया इसका। और औद्योगिकरण, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने के कारण लोग मतलब वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, जिससे वहीं पर रूम भाड़ा में ले लिया या फिर मजबूरीवश झोपड़ी बना लिया। ठीक है, आज तो झोपड़ी, आजकल झोपड़ी वाला नहीं चलता है, लेकिन मजबूरीवश वहाँ पर रहना पड़ता है। तो प्रवासन और औद्योगिकरण क्या होता है, शहरी क्षेत्रों के मतलब जो भी बसावट है उसी के कारण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बसावट का शहर 2-3 को नाम दिया है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सभी महानगरों में क्या है, बहुत ही जनसंख्या का चाही भीड़ रहती है। ठीक है, आगे देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर कल्चर रीजन्स, मतलब सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है। तो मैंने आपको बताया था ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सभी धर्मों के लोग, ठीक है, अपने इच्छा अनुसार अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन कर सके। ठीक है, सभी कोई मिलजुल कर रहते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। सभी लोग एक मिलजुल कर रहेंगे, समझ गए होंगे इसको। आगे देखिए 6 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, केंद्रीय स्थान सिद्धांत की व्याख्या करें, एक्सप्लेन सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो यह किसने दिया था, तो क्रिस्टोलर ने 1933 ईस्वी में केंद्रीय स्थान सिद्धांत दिया था। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। पर बताया जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, षडकोणीय होते हैं। ठीक है,
और जो भी बड़ा बड़ा शहर होते हैं यहाँ पर छोटे शहर को क्या करता है, वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है। इस सिद्धांत से व्यापारिक केंद्रों की स्थिति और दूरी और महत्व को समझा जा सकता है। इसको अपने से एक बार देख लेना है, ठीक है, कि केस्टलर का जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत है अपने से आपको एक बार अच्छी तरह से देखना है, ज़्यादा चांसेस बन रहा है कि एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। आगे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंक साइज रूल। रैंक साइज नियम क्या होता है, मतलब क्या करता है, फिर से एक बार बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है रैंक साइज नियम, तो यह नियम शहरों की जनसंख्या के क्रम का गणितीय संबंध बताता है। उदाहरण के लिए यदि बड़ी शहरों की जनसंख्या 10 लाख है तो दूसरे की 5 लाख होगी और तीसरे की क्या होगी 3.3 लाख होगी। ठीक, मतलब ये क्रम बना होता है कि पहला का यदि 10 लाख होगा तो दूसरा का 20 लाख होगा, तीसरा का 30 लाख होगा, तो ऐसे में रहता है। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर का है, व्हाट इज वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। विश्व शहरीकरण क्या है। विश्व शहरीकरण से अभिप्राय विश्व की जनसंख्या में शहरी क्षेत्रों का बढ़ता हुआ अनुपात है। यह औद्योगिकरण, प्रवासन और वैश्वीकरण का परिणाम है। 1950 में विश्व की 30% जनसंख्या शहरी थी, जो आज 56% है। एशिया और अफ्रीका में शहरीकरण तेजी से बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि जो विश्व है, ठीक है, जो भी यहाँ पर विश्व का मानचित्र आप लोग देखिएगा, इसे ऐसे टाइप का रहता है, ठीक है, विश्व का मानचित्र। तो 1950 का उदाहरण ले लेते हैं, जहाँ पर 30% जनसंख्या शहरी थी, लेकिन वही क्या हो गया आज के समय में 2025 में, ठीक है, 2025-26 मान लेते हैं, तो इसमें 56% हो गया है। मतलब जैसे जैसे शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, शहरों की जनसंख्या शहरीकरण का जो प्रतिशत है बढ़ रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विश्व शहरीकरण कहते हैं। मान लेते हैं 2 महाद्वीप हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 2 महाद्वीप हम लोग ले लेते हैं, एक एशिया ले लिए, एक यूरोप ले लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ते गया, बहुत बढ़ गया, ठीक है। पहले प्रतिशत बहुत कम था, लेकिन वही जो पहले वहाँ पर जो ग्रामीण इलाका होता होगा, ठीक है, वह क्या बदल गया, शहरी क्षेत्रों में बदल गया, तो प्रतिशत भी शहरी क्षेत्रों का बदलेगा। तो वही जब ग्रामीण क्षेत्र उन देशों का बढ़ के शहरी क्षेत्रों में बदल गया, तो विश्व में क्या हो गया, शहरीकरण का प्रतिशत भी बढ़ गया। तो इसी को क्या कहते हैं, विश्व शहरीकरण कहते हैं। और इसका क्या-क्या कारण होता है, तो औद्योगिकरण होता है, प्रवासन हो गया और वैश्वीकरण हो गया। इन सभी के कारण क्या होता है, विश्व की शहरीकरण की जो प्रतिशत है लगातार बढ़ते जा रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन था, अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक्सप्लेन ह्यूमन एडेप्टेशंस विथ एग्जांपल्स। मानव अनुकूलन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। मतलब मानव अनुकूलन क्या है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी आदमी जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ पर अपनी सुविधाएं किस प्रकार से बनाता है, किस प्रकार से वह रहता है, ठीक है, पर्यावरण के साथ संबंध बना करके, आसपास के क्षेत्रों के साथ संबंध बनाकर, इसको क्या कहते हैं, मानव अनुकूलन कहते हैं। तो एक बार आप लोग और देख लीजिए, मानव अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के अनुसार अपनी जीवन शैली बदलता है। उदाहरण एस्किमो ठंडे क्षेत्रों में बर्फ के घर बना लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। बुशमैन रेगिस्तान में रहते हैं, पिग्गी वर्षावनों में रहते हैं, जबकि गोंड मध्य भारत में कृषि पर निर्भर रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि मानव हर जगह क्या होता है, अपने वातावरण के अनुसार अपने लिए रहने का अच्छा खासा अनुकूल व्यवस्था बना लेता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, मानव अनुकूलन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट इज माइग्रेशन, एक्सप्लेन द इट्स कॉजेज। क्या लिखा हुआ है, प्रवासन क्या है, इसके कारण बताएं। प्रवासन मतलब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि देशांतर क्या होता है। कोई भी आदमी जब अपने निवास स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर बस जाता है, ठीक है, हमेशा के लिए बस सकता है या कुछ दिनों के लिए बस सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रवासन कहते हैं, प्रवास कहते हैं, ठीक है, या फिर देशांतर कहते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आर्थिक कारण हो गया, रोजगार के उद्देश्य से बहुत सारे लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाते हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से बस जाते हैं। दूसरा है सामाजिक कारण, जिससे शादी करके, लड़कियां शादी करके क्या होता है, दूसरे क्षेत्रों में चली जाती है, या फिर पढ़ने के उद्देश्य से अधिकतर लोग क्या होते हैं, प्रवासन करते हैं। अगला है राजनीतिक, युद्ध या फिर अशांति के कारण भी उन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाना पड़ता है। और अगला है प्राकृतिक, जैसे किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रहा है, जैसे आप लोग बिहार, ठीक है, बिहार जानते होंगे, जहाँ जमुनिया जो इलाका है ना, जमुनिया गांव है, वहाँ पर गांव में पूरा बह गया है बाढ़ से, तो क्या वहाँ पर प्रवासन नहीं हुआ होगा, एकदम हुआ होगा। तो किसी कारणवश जब वह लोग अपने निवास स्थान को मजबूरी के कारण छोड़ करके दूसरे स्थान में जाना पड़ता है, तो इसी को प्रवासन कहते हैं। तो बाढ़ के कारण जाना पड़ता है, सूखा के कारण जाना पड़ता है। सूखा के कारण तो उतना नहीं सुने हैं, लेकिन बाढ़ के कारण, ठीक है, बहुत सुने हैं। जैसे बिहार वाले इलाका में मजबूरी से जाना पड़ता है, या फिर भूकंप वाला जो इलाका हो गया, इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रवासन होता है। तो यही हमारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल में नहीं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।